अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1411 से 1415। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1411। विशाल दिव्य संप्रभु जानवर। जब सभी ने देखा कि प्रस्थान कर रहे युनचे ने अचानक हिलना बंद कर दिया है, तो उनकी आभा स्पष्ट रूप से परेशान हो गई। इल्यूसरी स्मोक सिटी के गवर्नर ने पूछा, वरिष्ठ लाभार्थी, क्या आप हमसे कुछ करने के लिए कहना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे शांत आंखों और एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति के साथ धीरे धीरे घूमी, जिसने सभी के सिर में खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने पूछा, क्या स्नो सोन क्षेत्र में कोई दिव्य संप्रभु जानवर है? मेजर उसके सवाल से हैरान रह गया। शहर के रक्षक भी भ्रमित दिखे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पूरे स्नो सोन क्षेत्र में केवल 2 दिव्य संप्रभु थे, और वे सभी 36 आइस फीनिक्स महलों के मुख्य पैलेस मास्टर म्यू बिंग्युन और महान बुजुर्ग म्यू हुआनजी थे। इल्यूसरी स्मोक सिटी जैसे शहर के लिए दिव्य राजा पहले से ही किंवदंतियों का सामान थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दिव्य संप्रभुओं से संबंधित कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते थे। ये बिल्कुल उनके स्तर से परे था। वहां है, म्यू हन्यान ने उत्तर दिया। इस जूनियर ने अपने गुरु से सुना है कि स्नो सोन क्षेत्र में कुल 3 दिव्य संप्रभु जानवर हैं। वे आमतौर पर खुद को उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में रखते हैं, और वे स्नो सोन क्षेत्र के सभी गहरे जानवरों के अधिपति हैं। हालांकि वे कभी भी अपने संबंधित क्षेत्रों से बाहर नहीं निकलते हैं, और किसी ने भी उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। जिसने खोजा और पुष्टि की कि वे मौजूद हैं, वह हमारा संप्रदाय गुरु और महान क्षेत्र राजा है। म्यू हन्यान ने जांच करने से पहले विस्तार से उत्तर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप स्नो सोन क्षेत्र में इन गहन जानवर अधिपतियों सीनियर लिंग से मिलने आए हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे ने म्यू हन्यान को चुपचाप घूर कर देखा। क्या मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे मेरे सिर में छेद है? इन जैसे उच्च स्तरीय गहन जानवर लगभग कभी भी मानव क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं जब तक कि उनके पास वास्तव में कोई अच्छा कारण न हो, लेकिन साथ ही वे अविश्वसनीय रूप से क्षेत्रीय थे। मिलने जाना। कोई भी इंसान जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करता था, वह मूल रूप से उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा था। भागो, युनचे ने अपनी नजरें हटाने के बाद ठंडे स्वर में कहा। मुझे माफ करें। म्यू फिक्स्यू को अपने साथ पकड़ो और अभी भागो। युनचे का चेहरा भयावह रूप से काला लग रहा था। म्यू फिक्स्यू, भीड़ पहले से भी अधिक भ्रमित हो गई। युनचे ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और वह सीधे सामने की ओर देखने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पीछे की भीड़ अभी भी हिल नहीं रही है, तो वह गुस्से से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था? अभी भाग जाओ, नहीं तो बहुत हो जाएगा। उसके शपथ ग्रहण में अचानक तीखा मोड़ आ गया। ओह, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बूम! शांत बर्फीला क्षेत्र तीव्रता से हिल गया, और एक ऐसी गर्जना हुई जिसने आकाश को लगभग चकनाचूर कर दिया। गर्जन पृथ्वी उलट गई, और बादल उस गर्जना के स्रोत से दूर चले गए। एक पल में प्रत्येक आइस फीनिक्स शिष्य और शहर के रक्षक को उनके पैरों से गिरा दिया गया, और आधे से अधिक लोगों के सभी 7 छिद्रों से खून बहना शुरू हो गया। जो गहन अभ्यासी घायल हुए थे, उनकी हालत उन लोगों से भी बदतर थी जो सुरक्षित थे। उनके घावों से खून निकल रहा था। युनचे ने तुरंत म्यू फिक्स्यू को गहन ऊर्जा के एक झोंके में लपेट लिया। जितनी चोटें उसने अभी अभी दबाई थी, वे फट जाती अन्यथा। क्या हो रहा है? इल्यूसरी स्मोक सिटी के गवर्नर ने कांपते हुए कहा। वह खुद को कांपने से बिल्कुल भी नहीं रोक सका। दहाड़ के ठीक बाद ऊपर से एक बिल्कुल भयानक आध्यात्मिक दबाव नीचे आया था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उनकी मान्यता और कल्पना से कहीं अधिक थी, और यह उन 2 विशाल ग्लेशियर जानवरों की तुलना में हजारों गुना अधिक भयावह थी। म्यू हन्यान एक घुटने पर गिर गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वास्तव में वह लंबे समय तक अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत नहीं जुटा सका। अभी भी कांपते
हुए। उससे यूचे के पहले के प्रश्न याद आए और उसने महसूस किया कि उसकी पुतलियां सुई में सिकुड़ रही हैं। निंग उसने आश्चर्य से कहा, वरिष्ठ लिंग, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? ये शहर बहुत भाग्यशाली है, मैं देखता हूँ। युनचे ने अभी भी सामने की ओर देखते हुए कहा, ऐसा हर दिन नहीं होता है कि आपको एक शक्तिशाली जानवर अधिपति को इसके क्षेत्र से बाहर निकलते हुए देखने को मिले। मुझे लगता है कि यह काफी नाराज है। का युनचे द्वारा बोला गया हर शब्द गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। इल्यूसरी स्मोक सिटी के गहन अभ्यासकर्ताओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल रही हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस शहर में उनके गवर्नर के अलावा किसी को भी किसी दिव्य संप्रभु गहन अभ्यासी से मिलने का मौका नहीं मिला था। वे ये भी नहीं जानते थे कि एक दिव्य संप्रभु पशु अधिपति इस समय उनके साथ उसी क्षेत्र में रह रहा था। वे बस विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक क्रोधित दिव्य संप्रभु जानवर उनके छोटे शहर में दिलचस्पी लेगा। से वरिष्ठ मुंह हन्ये की आवाज अभी भी कांप रही थी। हमें क्या करना चाहिए? अगर यह वास्तव में एक दिव्य संप्रभु जानवर है, क्या आपके साथ ऐसा होता है? कोई रास्ता जानिए। उद्धरण चिन्ह ... आखिर मैं एक दिव्य संप्रभु जानवर के खिलाफ क्या कर सकता हूँ? युनचे ने चिढ़कर कहा। युनचे को गंभीरता से संदेह होने लगा था कि वह कोई दुष्ट व्यक्ति है। इल्यूसरी स्मोक सिटी छोटा, एकांत और पूरे स्नो क्षेत्र में स्पष्ट रूप से महत्वहीन था। और फिर भी एक दिव्य संप्रभु जानवर ने अपने क्षेत्र से बाहर निकलने और वैसे भी यहाँ आने का फैसला किया था। किसी भी तरह से वह किसी दैवीय संप्रभु के खिलाफ ताकत से नहीं लड़ सकता था। वह संभवतः दोबारा अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता और अन्य तटासुर को भी सक्रिय नहीं कर सकता। भाग जाना एक आसान उपलब्धि होगी, लेकिन म्यू फिक्स्यू और वहां उपस्थित सभी लोग निश्चित रूप से मर चुके होंगे। दौड़ने की पूरी कोशिश करो, युचे ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, जितना दूर होगा उतना अच्छा होगा। अब से यह आपके अपने भाग्यशाली सितारों पर निर्भर है कि आप जीवित रहेंगे या नहीं मरेंगे। युनचे की गहन ऊर्जा फूट पड़ी और शक्ति के एक विशाल भावर में बदल गई। वरिष्ठ मैं इसका मन बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर बातचीत विफल हो जाती है तो मैं केवल 10 सांसों का समय खरीद सकता हूँ। अचानक रुकते हुए वो म्यू फिक्स्यू के बगल में आया और उसकी सहमति की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उसकी कमर पर हाथ रख दिया। उसका जीवन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी मैं अभी गारंटी दे सकता हूँ। आप में से बाकी लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। उसके बाद वह प्रकाश की किरण में गायब हो गया और उन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। वह वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस का उपयोग करके बहुत से लोगों को बचा सकता था, लेकिन वह पहले ही एक बार खुद को उजागर करने के जोखिम पर उनकी जान बचाकर अत्यधिक उदारता दिखा चुका था। उसके पास उन लोगों के एक समूह की मदद करने के लिए वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस को उजागर करने का कोई कारण नहीं था जिसे वह दूसरी बार नहीं जानता था। लेकिन म्यू फिक्स्यू अब म्यू जुवानिन का प्रत्यक्ष शिष्य था। यदि वह मर गई तो म्यू जुआनिन निश्चित रूप से निराश होगी। कुछ साल पहले उसकी निंदा के कारण उससे जो प्रतिष्ठा हानि हुई थी, उसकी भरपाई करने का ये भी एक तरीका था। म्यू फिक्स्यू के साथ गायब होने के लगभग तुरंत बाद आकाश में एक विशाल सफेद आकृति दिखाई दी। हर किसी को ऐसा लगा जैसे उसके प्रकट होते ही आकाश उनके सिर के ऊपर गिर रहा था, जिससे उनका झटका और आतंक 10 गुना अधिक बढ़ गया था। हमें क्या करना चाहिए बड़े भाई? दौड़ना। लेकिन सीनियर सिस्टर फिक्स्यू है। सीनियर लिंग ने कहा कि वह उसके जीवन की रक्षा करेगा। हम केवल उस पर विश्वास करना चुन सकते हैं। फैलो और भागो। भगवान गवर्नर। दौड़ना। यदि उनके प्रतिद्वंद्वी केवल एक पशु तरंग और 2 दिव्य आत्मा जानवर होते तो वे मृत्यु तक लड़ते, लेकिन एक दिव्य संप्रभु जानवर, इस जैसे शक्तिशाली प्राणी से पहले वे सचमुच चींटियां थीं। प्रतिरोध बिल्कुल निरर्थक था। इल्यूसरी स्मोक सिटी की सुरक्षा के लिए अब संकोच करने या चिंता करने की हिम्मत न करते हुए समूह जल्दी से हर दिशा में भाग गया।
युन चे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो म्यू फिक्स्यू को ले जाते हुए सीधे पीले सफेद जानवर की ओर बढ़ रहा था। गहरा जानवर उसके सामने कम से कम कई बार खड़ा था, उन विशाल ग्लेशियर जानवरों से भी बड़ा जिन्हें उसने पहले मारा था। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। इसका शरीर बर्फ जैसा सफेद था और अगर यह अपनी उपस्थिति छुपाता तो ये बर्फ की सफेद दुनिया में पूरी तरह से घुल मिल सकता था। यू चे के दृष्टिकोण को भांपने के बाद वह गहरा जानवर आगे नहीं बढ़ा। वह बस मध्य हवा में तैरता रहा और अपनी विशाल गहरी नीली आंखों से यूचे को घूरता रहा। अपनी निगाहों के दायरे में क्षेत्र के सबसे मजबूत इंसान को देखता रहा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे विशाल सफेद जानवर के सामने रुक गया, जबकि वह अभी भी शक्तिहीन म्यू फिक्स्यू को अपनी बाहों में लिए हुए था। इस दिव्य संप्रभु गहन जानवर के सामने दोनों अविश्वसनीय रूप से छोटे लग रहे थे। आप, म्यू फिक्स्यू ने बोलने की कोशिश की। शांत। यू चे ने विशाल सफेद जानवर की ओर देखने से पहले बुदबुदाया, सीनियर, आप स्नो सॉन्ग बीस्ट रेस के सर्वोच्च शासकों में से एक हैं। आपने इस तरह एक छोटे से मानव शहर पर आक्रमण करने का इरादा क्यों किया है? बूम। विशाल सफेद जानवर ने अपनी भुजाएं लहराई और आकाश को हिला दिया। उसकी क्रोधपूर्ण आवाज पूरे हिम क्षेत्र में सुनी जा सकती थी। इस राजा ने अपने जीवन में एक बार भी मनुष्यों को नाराज नहीं किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष आपकी तरह के कितने लोगों का वध किया गया है? नीच मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सवाल मुझ पर पलटने की? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे एक पल के लिए अवाक रह गया। वह ये कहने के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रलोभित था, क्या तुम अंधे हो या क्या? स्पष्ट रूप से गहरे जानवर ही थे जिन्होंने सबसे पहले मानव क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कृपया अपना गुस्सा शांत करें, वरिष्ठ। युन चे ने अपनी भुजाएं उठाई और समझाया, मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि आपके लोग हाल ही में बहुत असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। क्या पिछले 1 साल से वे अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हैं और इंसानों पर बार बार हमला नहीं किया है? हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। चुप रहो। विशाल सफेद जानवर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, कारण चाहे जो भी हो, इस राजा ने अभी भी सिर्फ 1 साल में लगभग 10 मिलियन लोगों को खो दिया है और निस्संदेह इंसानों ने ही उन्हें मारा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यह राजा चुपचाप बैठा रहे और कुछ न करे। उस मामले में बेहतर होगा कि आप परिणामों पर ठीक से विचार करें। ये स्नो सॉन्ग जानवर सम्राट पूर्ण क्रोध के कगार पर था और इसे केवल शब्दों से शांत करना स्पष्ट रूप से असंभव था। यू चे के स्वर और अभिव्यक्ति में अचानक 180 डिग्री का मोड़ आ गया। अपने स्तर को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र का महान क्षेत्र राजा वर्तमान में कहां खड़ा है। यदि आप हमला करने का निर्णय लेते हैं तो वह कुछ नहीं करेगी, और जब ऐसा होगा आप और आपके लोग दोनों अनंत काल के लिए इस बर्फ में दबे रहेंगे। जब से मैंने अपने क्षेत्र से बाहर निकलने का फैसला किया है, इस राजा को अब किसी भी परिणाम का डर नहीं है। युन चे का अनुनय प्रयास पूरी तरह से बेकार था। इसके विपरीत इसने विशाल सफेद जानवर को और भी क्रोधित कर दिया। हम गंभीर जानवरों ने पूरे क्षेत्र में अनगिनत लोगों को खो दिया है। अब मनुष्यों के लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। यह विशाल सफेद जानवर गहरे लाल रंग के प्रभाव से स्पष्ट रूप से अप्रभावित था। हालांकि अपने लोगों को दंगा करते और धीरे धीरे इंसानों के हाथों मरते हुए देखने के बाद यह अब और शांत नहीं रह सकता था। सच कहूं तो युन चे को आश्चर्य हुआ कि वह पहली बार में इतना समय खरीदने में कामयाब रहा। जब विशाल सफेद जानवर का क्रोध फूटने वाला था, युन चे ने एक हाथ पीछे की ओर बढ़ाया और म्यू फिक्स्यू को एक जोरदार गले लगाया। चिंता मत करो, हम इससे बच जाएंगे। म्यू फिक्स्यू, ठीक है, यदि आप जोर देते हैं। युन चे ने विशाल सफेद जानवर की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने इस शहर में सबसे खतरनाक जानवरों को मार डाला, लगभग 2 लाख शायद। हे, ये सोचना कि आपने अपने लगभग सभी लोगों के मारे जाने तक इंतजार किया, मुझे लगता है कि आप वास्तव में सिर्फ कायर हैं, है ना?
यू चे का ताना निस्संदेह उस आग पर तेल का छींटा था जो पहले से ही विशाल सफेद जानवर के सिर के ऊपर जल रही थी। जब उसने ये सुना तो उसकी गहरी नीली पुतलियां वास्तव में लाल रंग की हो गई। अगर तुम इतनी ही इच्छा रखते हो तो बदला लेने की, इंसानों, तो अगर तुम कर सकते हो तो पहले मुझे मार डालो। मुझे दिखाओ कि तुम सब बातें नहीं कर रहे हो और कोई काट नहीं रहे हो। विशाल सफेद जानवर दहाड़ने लगा और युन चे गड़गड़ाहट की तरह दूर की ओर उड़ गया। वह जिस दिशा में उड़ रहा था वह इल्यूसरी स्मोक सिटी के बिल्कुल विपरीत थी। आइस फीनिक्स के शिष्य और शहर के रक्षक, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, दूर तक उड़ती हुई रोशनी की लकीर को देखने के लिए चारों ओर घूम गए। वे जानते थे कि यू चे उन्हें भागने के लिए समय देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। वे सभी उसके दयालु कृत्य से बहुत प्रभावित हुए। निस्संदेह, हालांकि यह सच था कि यू चे चारे की भूमिका निभा रहा था, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यू चे वास्तव में किसी भी वास्तविक खतरे में नहीं था। विशाल सफेद जानवर ने गुस्से में अपने पंजे घुमाए और कई ग्लेशियरों को कहीं से भी प्रकट कर दिया। एक पल में आसमान में अंधेरा छा गया और ग्लेशियर सीधे भागते हुए जोड़े की ओर उड़ गए। हालांकि अगले ही पल ग्लेशियर अचानक गायब होने से पहले हवा में ही जम गए। वह विशाल सफेद जानवर जो भागते हुए जोड़े के पीछे कूदने वाला था, वह भी बीच हवा में जम गया था जैसे उसे 1000 पहाड़ों ने दबा रखा हो। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1412 दिव्य गुरु पोन युनचे को अचानक पता चला कि बर्फ का आकाश गायब हो गया था और उसके व्यक्तित्व पर जो आध्यात्मिक दबाव था वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसकी जगह गर्मी की चौंकाने वाली मात्रा ने ले ली। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह हवा में ही रुका और देखने के लिए पीछे मुड़ा। बूम! इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आकाश गहरे सुनहरे रंग से रंग गया था और सुनहरी लौ की एक किरण आकाश से गिरी, विशाल सफेद जानवर से टकराए और बिना किसी रुकावट के उसके शरीर में प्रवेश कर गई। हमले ने विशाल जानवर की दिव्य संप्रभु शक्ति को आधा कर दिया था जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। गोल्डन क्रो लॉ, क्या ऐसा हो सकता है? यू चे ने त्योरियां चढ़ाते हुए खुद से फुसफुसाया। म्यू फिक्स यू। उग्र गोल्डन क्रो दिव्य आभा जिसने आकाश को रोशन कर दिया था और उग्र तलवार जिसने विशाल सफेद जानवर को आधे में काट दिया था, स्पष्ट रूप से गोल्डन क्रो के जलती हुई दुनिया के रिकॉर्ड का स्वर्णिम विनाश था। हर कोई, यू चे, भागने वाले आइस फीनिक्स शिष्य और इल्यूसरी स्मोक सिटी के गहन अभ्यासी सभी रुक गए। जब सुनहरी लेप्टो ने दिव्य संप्रभु जानवर को आधा काट दिया तो वे आकाश की ओर एकटक देखते रहे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये निस्संदेह सबसे आश्चर्यजनक दृश्य था जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा था। टकराना। विशाल जानवर के धड़ के दोनों हिस्से जमीन पर जोर से टकराए और एक बड़ी सिहरन पैदा हो गई। फिर दर्जनों किलोमीटर के भीतर बर्फ का हर टुकड़ा स्पष्ट दर से पिघलना शुरू हो गया। आमतौर पर एक दिव्य संप्रभु गहन पशु अधिपति तुरंत नहीं मरता, भले ही उसे 2 टुकड़ों में काट दिया जाए। लेकिन गोल्डन क्रो की लेप्टो ने उसी समय उसके आंतरिक अंगों और जीवन शिराओं को भी जलाकर राख कर दिया था। युन चे ने आश्चर्य महसूस करते हुए ऊपर देखा। जब उसने पहली बार ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया था तो वह अब उसका भोला स्वभाव नहीं था, इसलिए उसे पता था कि यह नया आध्यात्मिक दबाव एक दिव्य गुरु का दबाव था। हालांकि अभी उसकी गहन शक्ति केवल दिव्य राजा क्षेत्र में थी, वह पहले से ही ईश्वर क्षेत्र में अपने समय के दौरान कई दिव्य गुरुओं के संपर्क में आ चुका था। उन्होंने स्टार गॉड रियलम में उस लड़ाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से भी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनसे गलती होने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा उस क्षण में इस नवागंतुक द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक दबाव ने उन्हें स्पष्ट रूप से जिंग मिंगजी से ऊपर खड़ा कर दिया। एक स्तर के दिव्य गुरु को मारने के लिए उन्हें स्वयं अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ा था। यू चे की मान्यता के अनुसार वर्तमान में सबसे मजबूत गोल्डन क्रो फ्लेम विशेषज्ञ फ्लेम गॉड दायरे के गोल्डन क्रो संप्रदाय के मास्टर हुओरुली होना चाहिए। हालांकि वह केवल अंतिम चरण के दिव्य संप्रभु गहन अभ्यासी थे, लेकिन ये शख्स यू चे के दिमाग में एक नाम कौंध गया और उसकी आंखें नम हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है?
एक उग्र आकृति धीरे धीरे सोने के रंग वाले आकाश से नीचे उतरी, जिसने युन सहित सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चेका ये हुओ पो यू था। लाल आकृति तुरंत यू चे और म्यू फिक्स्यू के सामने आ गई। उसने युन चे पर एक नजर डाली और फिर सीधे म्यू फिक्सू को चिंतित होकर घूरने लगा। आप वास्तव में यहाँ थे, फेरी फिक्सू। वह अभी काफी खतरनाक स्थिति थी। फिर उसने फिक्स्यू की असामान्य आभा देखी और भौहें चढ़ाई। क्या तुम्हें चोट लगी है? दिव्य गुरु के आध्यात्मिक दबाव का सामना करते हुए उग्र वस्त्र पहने वह युवक स्पष्ट रूप से हुओपोन था। यू चे ने कभी नहीं सोचा था कि स्नो सॉन्ग दायरे में लौटने के ठीक बाद उसका हुओपोन से सामना होगा, और ऐसी एकांत जगह पर भी। यदि वह उस समय को देखें, तो हुओपोन और बाकी स्वर्ग में चुने गए बच्चों को कम से कम 1 साल पहले शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में अपनी 3000 साल की खेती पूरी कर लेनी चाहिए थी। वह तात्कालिक आध्यात्मिक दबाव जो उसने हुओपोन से महसूस किया था, और वह गोल्डन एनिहिलेशन इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि हुओपोन ने फ्लेम गॉड दायरे की सबसे बड़ी कल्पना को 1 मील से भी अधिक पार कर लिया था। वह एक दिव्य गुरु बन गया था, और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह केवल एक स्तर के दिव्य गुरु नहीं थे। इससे पहले कि वह ये जानता, हुओपोन एक उत्कृष्ट जूनियर से पूरी दुनिया में सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक बन गया था। यू चे को इसमें कोई संदेह नहीं था कि हुओपोन पूरे ईश्वर क्षेत्र में प्रसिद्ध था और फ्लेम गॉड क्षेत्र का सबसे बड़ा गौरव था। हुओपोन के स्वर्गारोहण का ये भी अर्थ हो सकता है कि फ्लेम गॉड क्षेत्र उसके चले जाने के बाद एक ऊपरी सितारा क्षेत्र बन गया था। म्यू फिक्स्यू ने कहा, मैं ठीक हूँ, ये बस कुछ मामूली चोटें हैं। फिर से मदद करने के लिए धन्यवाद, यंग सेक्ट मास्टर हुओ। दोबारा इस शब्द ने यू चे के दिल में एक लहर पैदा कर दी। वह समझ सकता था कि वह हुओपोन की उपस्थिति से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी। ये कुछ भी नहीं है क्या? हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कुछ मामूली चोटें आई है। क्या आप निश्चित हैं कि आप ठीक हैं? हुओपोन ने फिर से यू चे की ओर मुड़ने से पहले चिंतित होकर पूछा। इस बार उसने देखा कि युन चे ने म्यू फिक्स्यू की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट रखा था, जिसकी चमक उसकी आंखों से होकर गुजरी। और तुम हो? युन चे ने म्यू फिक्स्यू को स्वाभाविक तरीके से जाने देने से पहले अपने मन में समय बीतने पर अफसोस जताया। आखिरकार अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। वह मुस्कुराया, मेरा नाम लिंग युन है। हुओपोन स्पष्ट रूप से बदल गया था। कुछ साल पहले हुओपोन केवल गहन मार्ग का शुद्ध पीछा करने वाला था। उन्होंने कई महान उपलब्धियां हासिल की क्योंकि उन्होंने अपना सारा दिमाग और आत्मा गोल्डन क्रो दिव्य ज्वालाओं पर काबू पाने में लगा दी थी, लेकिन उनके एकमात्र ध्यान ने उन्हें दुनिया के सामने असाधारण रूप से अनुभवहीन और नाजुक बना दिया था। जून जिली ने एक ही हमले से उसके विश्वास को चकनाचूर करने में सक्षम था, और युन चे एक ही नजर से उसे समझने में सक्षम था। लेकिन अब दिखावे के मामले में हुओपोन अपनी बढ़ती काया को छोड़कर बहुत अधिक नहीं बदला था, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। उनकी भारी आभा ने यू चे को दुनिया के एक बेजोड़ संप्रभु की याद दिला दी। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी अपनी पूर्व मासूमियत और स्पष्टता खो चुकी थीं। अब उन्हें एक अथाह गहराई से बदल दिया गया था जिसे यू चे भी नहीं भेद सकता था। अतीत में हुओपोन के पास खुद को दिखाए बिना एक दिव्य संप्रभु जानवर को मारने की निर्णायक क्षमता नहीं होती। 3000 साल बहुत सी चीजें बदल सकते हैं। ये किसी को पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदलने के लिए पर्याप्त समय था। हालांकि उसी समय कुछ चीजें ऐसी भी थीं जिन्हें कोई भी समय नहीं बदल सकता था। लिंग भाई, अच्छा ऐसा है। हुओपोन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे आप ही हैं जिसने फेरी फिक्स्यू को खतरे से बचाया है। मैं फ्लेम गॉड दायरे का हुओपोन हूँ, और कुछ मामलों के कारण मेरे आगमन में देरी हुई। भगवान का शुक्र है कि जरूरत के समय आप मदद के लिए यहाँ थे। लेकिन आप स्नो सॉन्ग क्षेत्र के निवासी की तरह नहीं दिखते। क्या आप हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं? युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इस क्षेत्र से गुजर रहा था। स्वयं ज्वाला देव क्षेत्र के निवासी होने के बावजूद आप यहाँ हैं, क्या तुम नहीं हो?
हुओपोन उसके उत्तर पर मुस्कुराया। पहले से ही एक गौरवान्वित दिव्य गुरु बनने के बावजूद उन्होंने दिव्य राजा लिंग युन के प्रति कोई अहंकार नहीं दिखाया। फ्लेम गॉड रियलम और स्नो सॉन्ग रियलम हमेशा करीबी दोस्त रहे हैं, और हाल ही में जानवरों द्वारा बहुत अधिक हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसीलिए मैं स्नो सॉन्ग दायरे की मदद करने आया हूँ। आज मैंने सुना कि फेरी फिक्स्यू स्वयं उत्तरी क्षेत्र में आई थी, इसलिए मैंने जल्दी से वहां जाने का फैसला किया। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं लगभग एक कदम भी देर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए हुओपोन ने हल्की सांस छोड़ी। इस तथ्य के बाद वह स्पष्ट रूप से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। आखिरकार यह मात्र खबर कि एक दिव्य संप्रभु गहन जानवर अधिपति ने अपने क्षेत्र से बाहर कदम रखा है, पूरे स्नो सॉन्ग क्षेत्र को झटका देने के लिए पर्याप्त था। मैं देख रहा हूँ, यू चे ने अपनी आंखों के कोने से म्यू फिक्स्यू को देखा और अंदर से एक जटिल आह भरी। जाहिर है, हुओपोन की स्वाभाविक जुनूनिता केवल गहन तरीके से लागू नहीं होती थी। कुछ साल पहले हुओपोन को म्यू फिक्स्यू से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। यू चे खुद इसका प्रत्यक्ष गवाह भी था। यू चे ने तब अपने दोस्त के मोह के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। म्यू फिक्स्यू स्वाभाविक रूप से सुंदर थी, आइस फीनिक्स वंश की वंशज और स्नो सॉन्ग क्षेत्र की निवासी थी। उसकी पीली गोरी त्वचा अकेले ही अनगिनत अनुभवहीन युवकों को मार सकती है। लेकिन म्यू फिक्स्यू को देखे हुए उसे 3000 साल हो गए थे। आखिर वह अभी भी उस मोह को क्यों पकड़े हुए था? यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि हुओपोन म्यू फिक्स्यू के लिए यहाँ था। ये समझाने का कोई अन्य तरीका नहीं था कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र में उसकी उपस्थिति क्यों थी। वास्तव में एकमात्र चीज जो एक दिव्य गुरु को प्रेरित कर सकती थी, एक गहन अभ्यासी जिसके पास पूरी दुनिया को देखने की पर्याप्त शक्ति थी, दूसरे सितारा क्षेत्र की यात्रा करने और दूसरे शिष्य को अपना हाथ देने के लिए। एक सुंदर चेहरा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे की राय में ये जुनून थोड़ा डरावना भी होने लगा था। म्यू फिक्स्यू के व्यवहार और अपने स्वामी के स्वभाव को याद करते हुए यू चे को सिरदर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में यू चे ने पहले ही हुओपोन को चेतावनी दी थी कि म्यू फिक्स्यू के लिए किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करना लगभग असंभव था। हालांकि यह सच था कि हुओपोन ने अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 साल बिताए थे, अंततः ये सिर्फ एक बंद दुनिया थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुओपोन की खेती कितनी ऊंची थी। यू चे को 100% यकीन था कि एक महिला के दिल के रास्ते के मामले में हुओपोन उससे कमतर थी। दुर्भाग्य से यह उन चीजों में से एक थी जिन्हें सिखाया नहीं जा सका। इससे भी बुरी बात यह है कि म्यू फिक्स्यू एक ऐसी महिला थी जिसकी भावनाएं सबसे बड़े ताले से भरी हुई थी, इसलिए हुओपोन की उसके दिल की धड़कनों को झकझोरने की उम्मीदें कम से कम कहना मुश्किल था। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, आइस फीनिक्स शिष्य और इल्यूसरी स्मोक सिटी के गहन अभ्यासकर्ता अंततः उन तक पहुंच गए थे। म्यू हन्यान ने हुओपोन से कहा, ये यंग सेक्ट मास्टर हुओ है। हमारी फिर से मदद करने के लिए धन्यवाद, यंग सेक्ट मास्टर हुओ। हालांकि वह हुओपोन को धन्यवाद कह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से एक अजीब भाव था। इसके अलावा जब वह हुओपोन को धन्यवाद दे रहा था तो उसने जानबूझकर फिर से शब्द का इस्तेमाल किया था। ये कुछ भी नहीं है क्या? आपको इस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हुओपोन ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन का उत्तर दिया। तथ्य यह है कि हुओपोन ने एक दिव्य क्लेश क्षेत्र के कनिष्ठ शिष्य के अभिवादन को बचाया था और वापस लौटाया था, जिसने शायद उसे ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में सबसे मिलनसार दिव्य गुरु के रूप में चिन्हित किया था। इल्यूसरी स्मोक सिटी के गवर्नर और उनके पीछे के गहन अभ्यासकर्ताओं को कुछ देर के लिए अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत देर तक उत्साहपूर्वक झिझकने के बाद अंततः उसने हकलाते हुए कहा, हे आदरणीय, क्या आप उतने ही महान गोल्डन क्रू युवा संप्रदाय के गुरु हैं? हुओपोन उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया, यह मैं हूँ।
हुओपोन का सीधा जवाब सुनने और उस दृश्य को दोहराने के बाद जहां एक दिव्य संप्रभु जानवर को एक हमले में मार दिया गया था, गवर्नर पत्ते की तरह कांपने लगा। फिर वह अचानक अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, मैं इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी का गवर्नर हूँ। मैं महान गोल्डन क्रो युवा संप्रदाय गुरु से मिलने में सक्षम होने के लिए बिल्कुल सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। ज्वाला देव क्षेत्र के सर्वोच्च दिव्य स्वामी, ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी इस उपकार का बदला चुका सकेगी। कृपया मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। युन चे ने गवर्नर को थोड़ा सा कोसने से पहले तिरछी नजर से देखा। आप एक दैवीय क्लेश क्षेत्र के गहन अभ्यासी और गवर्नर हैं, क्या आप नहीं हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने घुटनों को थोड़ा छोटा बेच रहे हैं? इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी के बाकी गहन अभ्यासी भी शब्दों से परे उत्साहित थे। सबसे पहले ग्रेट रियलम किंग के प्रत्यक्ष शिष्य उन्हें बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए थे। तभी कहीं से एक दिव्य राजा प्रकट हुआ और उसने उन्हें विशाल ग्लेशियर जानवरों से बचाया। अंत में एक प्रामाणिक दिव्य गुरु सचमुच एक विशाल दिव्य संप्रभु जानवर को बाहर निकालने के लिए आसमान से उतरा था, जिसने हजारों पीढ़ियों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी में आज किसी देवता या किसी चीज का दौरा होना था। हुओपोन ने हाथ लहराया और कहा, कृपया उठो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने म्यूफिक्सू की ओर देखा और उसकी आवाज धीमी हो गई। फेरी फिक्सू गहरे जानवर हाल ही में और अधिक अनियमित हो रहे हैं। संभव है कि भविष्य में कुछ भी हो जाए। किसी वरिष्ठ के साथ आए बिना घूमना आपके लिए बहुत खतरनाक है। उसने आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने आसपास देखा। आसपास कोई और खतरा नहीं होना चाहिए। आपके घाव काफी गंभीर हैं और ऐसा लगता है कि आपने कुछ जीवन शक्ति और रक्तसार भी खो दिया है। मुझे अपनी मदद करने दें। हुओपोन ने अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन म्यूफिक्सू ने पहले ही उसके अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया था। उसने अवचेतन रूप से उसके सामने बर्फ की एक पतली चमक भी बढ़ा दी थी। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फ्लेम गॉड क्षेत्र भी लगातार अशांति में उलझा हुआ है। आपको वास्तव में अपना ध्यान नहीं बांटना चाहिए और इतनी बार यहाँ आना चाहिए। यंग सैक्ट मास्टर यू चे। हुओपोन ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे लिए फ्लेम गॉड दायरे और उस स्थान की रक्षा करना जहां आप रहते हैं समान रूप से महत्वपूर्ण है। फेरी फिक्सू। यू चे, ओ दफाक, खांसी। म्यू हन्यान ने बीच में बोलने से पहले हल्की खांसी निकाली। सीनियर सिस्टर फिक्सू, आपके घाव इतने गंभीर हैं कि इसमें और देरी करना संभव नहीं है। हम शहर में प्रवेश क्यों नहीं करते और पहले आपको स्वस्थ होने में मदद क्यों नहीं करते? एक बार आपके घाव कुछ हद तक स्थिर हो जाए तो हम संप्रदाय में लौट सकते हैं। सही है, ठीक है। इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी के गवर्नर ने यू चे और हुओपोन दोनों का सामना करने से पहले जल्दी से सिर हिलाया। गोल्डन क्रो युवा संप्रदाय के मास्टर, सीनियर लिंग, कृपया हमारे साथ आए ताकि हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकें। ठीक है, उस स्थिति में मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। इस बार हुओपोन ने उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उनके उत्तर के कारण गवर्नर को श्रद्धापूर्वक और भयभीत होकर उत्तर देना पड़ा, ओह बिल्कुल नहीं। युन चे ने भी सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1413 बहुत कठिन। इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी का पैमाना ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के समान ही था। उत्तरार्ध एक राष्ट्र का शाही शहर था, जबकि पूर्व को स्नोसॉन क्षेत्र में वास्तव में एक छोटा और सुदूर शहर माना जाता था। वास्तव में यह एक ऐसा शहर था जो इतना छोटा था कि स्नोसॉन क्षेत्र का 90% हिस्सा इसका नाम याद नहीं रख पाएगा। शहर की रक्षा के लिए उनकी महान लड़ाई के दौरान इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी को भारी नुकसान हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी के गवर्नर को लड़ाई के बाद सफाई करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए था। हालांकि कई बिल्कुल चौंकाने वाले विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति के कारण पूरे शहर में वह उनके साथ था और उसने सफाई का काम दूसरों पर छोड़ दिया था। म्यूफिक्सू ने अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और महिला आइस फीनिक्स शिष्यों की एक पूरी टोली उसकी रक्षा कर रही थी।
युन चे एक छत के शीर्ष पर खड़ा था और चुपचाप दूर के बर्फीले क्षेत्र को देख रहा था जो पूरी तरह से तबाह हो गया था। आज जब स्नो सोन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की बात आई तो उसने केवल हिमशैल का टिप देखा था। वस्तुतः संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पर नीले ध्रुव तारे के साथ वह अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि अगर यह जारी रहा तो प्रभावित होने वाले गहरे जानवरों का स्तर और अधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक बार जब यह एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया तो राक्षस, मनुष्य और आत्माएं भी प्रभावित होने लगेंगी। उस समय पूर्वी दिव्य क्षेत्र वास्तव में एक अतुलनीय भयानक आपदा क्षेत्र में बदल जाएगा। इसकी अत्यधिक संभावना थी कि इसका असर निचले क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, इस आपदा को रोकना जरूरी था। भाई लिंग हुओपोन की आवाज अचानक उसके बगल से निकली। यू चे को पता ही नहीं चला कि वह कब वहीं खड़ा हो गया था। उसने पूरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार असाधारण था। वह पहले ही पूरी तरह से अपरिपक्व युवावस्था से वर्तमान युग के सर्वोच्च प्राणी में बदल चुका था, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को तुच्छ समझता था। यू चे ने हुओपोन की ओर अपना सिर घुमाया और आधे मजाक भरे अंदाज में कहा, मैंने सुना है कि यंग सेक्ट मास्टर हुओ उन देव बच्चों में से एक थे जो अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में उन 3000 वर्षों से गुजरे थे। इसलिए आप मुझे भाई कह रहे हैं, जिसे स्वीकार करना मेरे लिए सचमुच मुश्किल है। हुओपोन ने हल्की हंसी उड़ाते हुए कहा, अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में 3000 साल नश्वर क्षेत्र में 3 साल से अधिक नहीं है। भले ही मेरे जीवन काल के 3000 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब वरिष्ठता की बात आती है तो मैं अभी भी नश्वर क्षेत्र को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता हूँ। युन चे भी ये सुनकर हंसे, मैंने सुना है कि जो लोग दिव्य स्वामी बन सकते हैं उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी पर सर्वोच्च शासन करती हैं और सभी जीवित प्राणियों द्वारा उनका सम्मान और पूजा की जाती है। मुझे डर है कि एक दिव्य गुरु जो आपकी तरह कोई दिखावा नहीं करता, वह इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा दिव्य गुरु है। हुओपोन ने अपना सिर हिलाया, भाई लिंग मेरी चापलूसी करता है। जिसके बारे में बात करते हुए मुझे वास्तव में लगता है कि भाई लिंग ही वह व्यक्ति है जो वास्तव में असाधारण है। ओह, युन चे ने बगल की ओर देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हुओपोन बस धड़धड़ाते हुए उसके पास बैठा रहा और जब वह बोला तो उसने किसी दिव्य गुरु की विस्मयकारी उपस्थिति का अनुमान नहीं लगाया। जब भाई लिंग ने कहा कि मेरे पास एक दिव्य गुरु का सामान्य रवैया नहीं है, तो अभी 2 शब्दों दिव्य स्वामी के प्रति उनके मन में कोई डर या श्रद्धा नहीं थी। केवल इसी बिंदु के आधार पर भाई लिंग पहले से ही एक असाधारण व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने हल्की सी मुस्कान दी। वास्तव में जब अचानक आकाश से उतरे एक दिव्य गुरु का सामना हुआ तो इल्यूस्ट्री स्मोक सिटी के गवर्नर की प्रतिक्रिया सबसे सामान्य थी। इसके अलावा किसी अजीब कारण से जब से मैंने आपको देखा, मुझे भाई लिंग के साथ अपनेपन का एहसास हुआ। उसने यू चे की तरह देखते हुए ईमानदारी से कहा, उस स्थिति में यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं सच कह रहा हूँ, हुओपोन ने गहरी भावुक आवाज में कहा। यह एहसास कुछ ऐसा है जिसे मैंने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया है। भाई लिंग, आप सभी निश्चित रूप से सोचते हैं कि एक बार जब कोई दिव्य गुरु बन जाता है तो वह स्वर्ग के नीचे सभी पर प्रभुता करने में सक्षम हो जाएगा और सभी जीवित प्राणियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वह सभी चीजें करने और किसी भी चीज पर काबू पाने में सक्षम होगा। लेकिन वास्तव में इससे उस व्यक्ति को कई चीजें भी खोनी पड़ेंगी। चिंता होनी चाहिए कि आम आदमी तो समझ नहीं पाएगा ना? युन चे ने कहा। नहीं। हुओपोन हिल गया उसका सिर। इसके विपरीत, ये ऐसी चीजें हैं जो आप में से बाकी लोगों के लिए इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मित्रों, यू चे, 1 साल पहले मैंने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र को छोड़ दिया और ज्वाला देव क्षेत्र में लौट आया। मैं जो दिव्य गुरु बन गया था उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था और मेरी महिमा असीमित थी। हालांकि पिछले लगभग 1 वर्ष के दौरान मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके साथ मैं बराबरी का व्यवहार कर सकूं।
मेरे पिछले वरिष्ठ भाई, कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहनें और कनिष्ठ बहनें, जिनमें मेरे खेलने वाले साथी और दोस्त भी शामिल थे, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता था, वे सभी बदल गए थे। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि मैं बदल गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पहले जैसा व्यवहार करने की कितनी कोशिश की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपना स्नेह कैसे व्यक्त करने की कोशिश की। केवल एक चीज जो वे मेरे प्रति महसूस करेंगे वह थी श्रद्धा और सम्मान। इसके अलावा इससे भी अधिक डरावनी बात यह थी कि मुझे लगने लगा था कि वे बचकानी हरकतें कर रहे हैं, और मुझे यहाँ तक लगता था कि वे नीच और दयनीय हैं। चाहे मैंने इस भावना को दबाने की कितनी भी कोशिश की हो, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, इन भावनाओं ने दूर जाने से इनकार कर दिया। हुओपोन ने अपनी आंखें बंद करते हुए और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। हा 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 हा। हुओपोन के शब्दों को सुनकर यू चे ने जोर से हंसते हुए कहा, भाई पोन, ये निश्चित रूप से आपकी गलती नहीं है और यह आपका नुकसान भी नहीं है, बल्कि समय के प्रवाह और आपकी साधना में वृद्धि के कारण आपकी मनस्थिति भी उन्नत हो गई है। आप जिस ऊंचाई पर हैं और जिस दुनिया को आप वर्तमान में देख रहे हैं वह बहुत पहले ही अतीत की तुलना में पूरी तरह से अलग हो चुकी है, इसलिए आपके लिए ये भावनाएं होना बहुत सामान्य है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 3000 साल पहले से खुद को कैसे देखते हैं। क्या आपको वह बहुत बचकाना और दयनीय नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुओपोन उन शब्दों से थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई और उसने कहा, शायद आप सही हैं। मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हें अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अगले साल भी इसी समय ऐसी चिंताएं होंगी, यू चे ने कहा। हुओपोन ने युनचे की ओर अपनी आंखें घुमाई और कहा, भाई लिंग के जीवन काल की आभा से पता चलता है कि आपको 100 वर्ष की आयु तक भी नहीं पहुंचना चाहिए था, फिर भी आप इतने व्यापक दिमाग वाले और उदार हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वास्तव में जूनियर हूँ। ऐसा लगता है कि भाई लिंग निश्चित रूप से आपके जीवन काल के दौरान कुछ असाधारण अनुभवों से गुजरे हैं। यू चे हंसे, लेकिन उन्होंने हुओपोन की बातों की पुष्टि या खंडन नहीं किया। हालांकि अगर एक व्यक्ति अभी भी इस दुनिया में होता तो वह निश्चित रूप से अभी भी मेरे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करता, लेकिन वह पहले से ही है। हुओपोन ने अपना सिर ऊपर उठाया और हल्के सफेद आकाश की ओर देखा। उसके शरीर से निकलने वाली आभा भारी हो गई और यह निराशा और हानि से भर गई। यू चे, जब मैं एक दिव्य गुरु बन गया और मैंने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र को छोड़ दिया, तो मैंने मूल रूप से सोचा था कि अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है और मैं ज्वाला भगवान क्षेत्र का शाश्वत गौरव बन सकता हूँ। हालांकि मैं अभी भी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर और दुर्बल हूँ। ये सुनकर कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, मैं बहुत रोई और कई दिनों के बाद ही मैं ठीक हो पाए। शायद इसे एक तरह का सौभाग्य भी माना जा सकता है कि मेरे पास इस दुनिया में कोई है जो मुझे इस तरह से प्रतिक्रिया देनी होगी। यू चे। हुओपोन को होश आया और उसने झट से यूनचे से माफी मांगी, मुझे क्षमा करें, ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत सी अनावश्यक बातें कह दी हैं। वह उस समय मेरा दोस्त था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। पुराने जमाने में वह मुझे ब्रदर पोन भी कहते थे और इसलिए मैं अभी कुछ हद तक प्रभावित हुआ था। आप फेरी फिक्स्यू की प्रशंसा करते प्रतीत होते हैं, यू चे ने अचानक पूछा। एरर। हुओपोन उस सवाल से थोड़ा चौंका। उस समय हुओपोन से अगर ऐसा कोई सवाल पूछा जाता तो वह तुरंत लाल हो जाते थे और बाद में घबराकर इनकार कर देते थे। लेकिन अभी थोड़ी देर की हैरानी के बाद उसने खुशी से अपना सिर हिलाया और कहा, ये सही है। इससे पहले कि मेरी नजर उस पर पड़े, मैं कभी नहीं जानता था कि इतनी खूबसूरत महिला वास्तव में इस दुनिया में मौजूद है। हुओपोन ने कहा, मैं इस बात से नहीं डरती कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गया था, इससे बहुत पहले कि मैंने इटर्नल हेवन पल में भी प्रवेश किया था। बात सिर्फ इतनी थी कि उस समय मेरा हृदय जोश और कायरता से भर गया था और मुझे लगा कि मैं उसके जैसी दिव्य युवती के योग्य ही नहीं हूँ। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसके प्रति अपनी कोई भी भावना प्रकट करने का साहस नहीं कर पाया।
अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में बिताए गए 3000 वर्षों के दौरान मेरा दिमाग और दिल पूरी तरह से केंद्रित था। फिर भी एकमात्र चीज जिसे मैं नहीं भूल सका वह उसकी आकृति थी। हालांकि इससे मेरी खेती में कोई बाधा नहीं आई। इसके विपरीत यह मेरी सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक बन गई। ये केवल तभी हुआ जब मैं एक दिव्य गुरु बन गया और शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र को छोड़ दिया। मुझे अंततः उसके पास जाने का साहस और आत्मविश्वास मिला। हालांकि हुओपोन ने अपना सिर हिलाते हुए फूट फूट कर हंसते हुए कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह मेरे प्रति पूरी तरह से उदासीन है, भले ही मैं पहले ही इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका हूं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे ने बोलने से पहले कुछ देर इसके बारे में सोचा। आपकी वर्तमान खेती और स्थिति को देखते हुए सभी असंख्य दुनियाओं में, एक राष्ट्र की राजकुमारी से लेकर एक राज्य राजा की बेटी तक, आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं जब तक तुम तैयार हो। तो तुम उस पर इतना केंद्रित क्यों हो? हुओपोन ने धीमी आवाज में कहा, शायद वह समय मेरे जीवन का एकमात्र समय होगा जब मैंने वास्तव में छुआ हुआ महसूस किया, इतना छुआ कि मेरी आत्मा का सबसे गहरा हिस्सा हिल गया। कम से कम मैंने किसी अन्य लड़की के लिए उस तरह की भावना रत्ती भर भी महसूस नहीं की है। क्या भाई लिंग को भी ऐसा ही महसूस नहीं होता? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपने हाथ से अपने जबड़े की मालिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मास्टर ने मुझे बार बार चेतावनी दी है कि आइस फीनिक्स महिलाओं द्वारा विकसित आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन उनकी भावनाओं को स्थिर कर देगा और कई आइस फीनिक्स महिलाएं अपने पूरे जीवन में अकेली रह जाएंगी। इसके अलावा वे उन पुरुषों से अत्यधिक विकर्षित प्रतीत होते हैं जिनके पास यांग ऊर्जा है, इसलिए वे मेरे जैसे किसी व्यक्ति द्वारा और भी अधिक विकर्षित होंगे, एक व्यक्ति जो अग्नि गहन कला की खेती करता है। लेकिन हुओपोन ने एक बार फिर आह भरी, मैं नहीं कर सकता। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भाई लिंग, क्या आपके पास कोई तरीका है जो मदद कर सकता है? यह कुछ ऐसा है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यू चे केवल उसी तरीके से उत्तर दे सका। हुओपोन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई जब वह खड़ा हुआ और बोला, ये स्पष्ट रूप से पहली बार है जब हम मिले हैं। फिर भी किसी अजीब कारण से मैंने भाई लिंग से बहुत शिकायत की। मुझे आशा है कि आपको ये हास्यास्पद नहीं लगेगा या आप बुरा नहीं मानेंगे। कोई रास्ता नहीं, यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई पोन मेरे साथ इतने ईमानदार और स्पष्टवादी रहे, मैं केवल आभारी और सम्मानित महसूस कर सकता हूँ। हुओपोन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और कहा, भाई लिंग ऐसे व्यक्ति प्रतीत होते हैं जिन्हें घूमना पसंद है। यदि आप एक दिन मेरे ज्वाला देव क्षेत्र में आएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको एक सम्मानित अतिथि के रूप में मानूंगा। बहुत बढ़िया, चूंकि भाईपोन ने ऐसी बात कही है, मेरे पास फ्लेम गॉड दायरे की यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यूचे ने बड़ी हंसी के साथ कहा। यह एक वादा है। हुओपोन ने हल्की सी मुस्कान देते हुए अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसकी लाल आकृति चमक उठी और वह यू चे की नजरों से ओझल हो गया। युन चे ने उदास होकर सांस छोड़ी। आह, ये कठिन था, बहुत कठिन। हुओपोन किसी और को भी पसंद कर सकता था, लेकिन उसे पूरे स्नो सॉन्ग दायरे में बस एक ऐसे व्यक्ति को पसंद करना था जिसके लिए ऐसी भावनाएं रखना सबसे कठिन होगा। यह एक असामान्य रूप से कठिन मामला था। ओह नहीं, इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि यह कठिन है या नहीं, हुओपोन अब एक दिव्य गुरु था। एक दिव्य गुरु, वह ऐसा व्यक्ति था जो पहुंच गया था इस ब्रह्मांड में उच्चतम स्तर पर। वह एक ऐसा अस्तित्व बन गया था जिसके साथ भगवान जैसा व्यवहार किया जाएगा चाहे वह कहीं भी जाए। जब तक वह इच्छुक था, वह अपनी इच्छानुसार किसी भी महिला को प्राप्त कर सकता था। फिर भी उसे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना था जिसमें लगभग कोई भावना न हो। यह एक ट्रैक दिमाग रखने की समस्या भी नहीं थी। इसके बजाय आप कह सकते हैं कि उसके सिर में व्यवहारिक रूप से कुछ गड़बड़ थी। ऐसे बहुत से विश्व प्रसिद्ध नायक थे जो स्वर्ग या पृथ्वी पर किसी भी चीज से नहीं डरते थे, फिर भी वे एक खूबसूरत महिला की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके।
वह केवल यह आशा कर सकता था कि हुओपोन का अंत इस तरह नहीं होगा। यू चे अपनी जगह से नहीं हिला। वह वहीं बैठा रहा और चुपचाप दूर के बर्फीले इलाकों को देखता रहा। उसके विचार बहुत पहले से किसी अज्ञात स्थान पर उड़ रहे थे। वह अभी अभी स्नो सॉन्ग दायरे में लौटा था और वह संप्रदाय में भी लौटने वाला था। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनके बारे में उसे सोचने की जरूरत थी। समय चुपचाप बहता रहा और कई घंटे बीत जाने के बाद म्यू फिक्स्यू, जो अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी चोटें पूरी तरह से स्थिर हो गई थी, इसलिए उसने आइस फीनिक्स शिष्यों को बर्खास्त कर दिया जो उसकी रक्षा कर रहे थे और धीरे धीरे बाहर चली गईं। उसकी निगाहें थोड़ी धुंधली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ है। दूरी में हुओपोन, जो उसकी आभा पर लगातार नजर रख रही थी, जल्दी से दौड़कर उससे पूछना चाहती थी और पहले संभव क्षण में उससे पूछना चाहती थी कि क्या वह ठीक है। उसकी आकृति कई बार चमकने के बाद म्यू फिक्स्यू की आकृति पहले ही उसकी दृष्टि में आ चुकी थी। खुशी उसके दिल में उछल पड़ी और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, जो पैर उसने बाहर निकाला था वह अचानक अपनी जगह पर जम गया और वह बहुत देर तक नहीं हिला। उसने खून से रंगे हुए बर्फ के फीनिक्स स्नो वस्त्र बदल लिए थे और उसके शरीर पर अब कोई कमी नहीं थी। चोटों के कारण उसका मूल रूप से बर्फ ठंडा चेहरा पीला और कमजोर लग रहा था और इससे किसी का भी दिल दया से रोने लगा। उसके हल्के गुलाबी होंठ फीकी और मोतियों जैसी चमक से भरे हुए थे और बर्फीली आंखों की जोड़ी उस भव्यता से भरी हुई थी जिसकी कोई अन्य व्यक्ति हजारों जन्मों के बाद भी उम्मीद नहीं कर सकता था। वह चुपचाप वहां खड़ी रही। जिस दुनिया में वह रहती थी उसे एक आश्चर्यजनक पेंटिंग में बदल दिया। उसकी नजर असाधारण रूप से धुंधली और खोई हुई थी और यह धुंध और सपनों जैसी थी। उसकी नजर उस छत की ओर गई जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। युन चे उस छत के ऊपर बैठ गया, उसकी पीठ उसकी ओर थी और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। ये स्पष्ट था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह भी निश्चल पड़ी रही। वह बस उसे एकटक देखती रही और बहुत देर तक उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुओपोन भी अपनी जगह पर जम गया। वो पूरी तरह से गतिहीन हो गया था। ये पहली बार था जब उसने म्यू फिक्स्यू की आंखों में ऐसी नजर देखी थी, फिर भी यह नजर कुछ ऐसी थी जो उसके लिए बहुत परिचित थी, क्योंकि ये बिल्कुल उसी के समान था कि कैसे वह उन सभी समयों में गुप्त रूप से उसकी पीठ को देखता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह ऐसा करते समय अनजाने में पूरी तरह से चकित हो जाता था। वह अचानक सोचने की क्षमता खो बैठा। उस दृश्य को देखने के बाद हुओपोन के लिए दुनिया बहुत लंबे समय के लिए स्थिर हो गई। अंततः अनिश्चित समय के बाद यू चे अंततः अपने होश में वापस आ गया। वह उठ खड़ा हुआ और सुस्ती से अपनी कठोर कमर को फैलाया। इसी समय उन्होंने म्यू फिक्स्यू की आभा की खोज की। उसके बाद वह पलटा और प्रसन्नता से बोला, ओह, यदि यह फेरी फिक्स्यू नहीं है, ऐसा लगता है जैसे आपके घाव ठीक हो रहे हैं। क्या आप अभी भी संप्रदाय में लौटने के लिए तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगा मानो म्यू फिक्स्यू एक सपने से जाग गई हो। उसकी आंखें जोर से हिली लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह अचानक हवा में उठी और यू चे के सामने तैरने लगी। वह हवा में नाचती हुई बर्फ की तितली की तरह लग रही थी और ये दुनिया की किसी भी चीज से अधिक सुंदर थी। वह स्थान जहां वह उतरा हुआ व्यक्ति यू चे से एक कदम से अधिक दूर नहीं था। म्यू फिक्स्यू की हरकतों ने युन चे को चौंका दिया और उसे पूरी तरह से निराश कर दिया। उसने उसे घूरते हुए पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यदि आप अपनी जान बचाने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो इसे भूल जाए। मैंने तुम्हें बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। मैं अपनी आंखों के सामने किसी सुंदरी को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता था। म्यू फिक्स्यू ने उसकी ओर देखा। उसके होंठ धीरे से हिल रहे थे। उसकी आवाज हल्की हवा की तरह हल्की थी। वरिष्ठ भाई यू, आप वास्तव में अभी भी जीवित हैं। %। यू चे पूरी तरह से स्तब्ध था लेकिन उसने फिर भी सीधा चेहरा बनाए रखा। क्या वरिष्ठ भाई यू, आप क्या कह रहे हैं?
मेरा उपनाम लिंग है, लिंग यू, लिंग जी और लिंग चेन जैसा ही लिंग है। ये यू नहीं है और मैं तुम्हारा कोई वरिष्ठ भाई नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी भावनाएं और मन इस समय थोड़े अव्यवस्थित हो, क्योंकि आपकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1414 संप्रदाय में वापसी। हालांकि उसने इससे इनकार कर दिया, लेकिन युनचे को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके दिल में 10,000 घोड़े घूम रहे हों। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? उसने मुझे कैसे पहचाना? इसका कोई मतलब नहीं है, ये संभव नहीं है। क्या यह एक अंधा अनुमान था? ये सही नहीं है। भले ही यह एक अंधा अनुमान था, फिर भी इस अंधे अनुमान का कोई आधार होना चाहिए। इसके अलावा उनकी शक्ल, आवाज, बोलने का ढंग और नाम सब बदल दिया गया था, और जो एकमात्र गहन ऊर्जा उन्होंने प्रकट की थी वह बिजली की ऊर्जा थी। इसके अलावा ये भी तथ्य था कि ईश्वर क्षेत्र में हर कोई पहले से ही सोचता था कि युनचे पहले ही मर चुका था। यहाँ तक कि हुओपोन, जिसका उनके साथ और भी अधिक संपर्क था, और जिनकी गहन ऊर्जा और दिव्य इंद्रियां दिव्य मास्टर दायरे की ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी, उन्हें पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तो म्यू फिक्स्यू के पास ये 3 शब्द सीनियर ब्रदर युन कहां से आए? युनचे ने जो कहा उससे म्यू फिक्स्यू को गुस्सा नहीं आया या उसने खुद पर संदेह नहीं किया। इसके बजाय बर्फीली आंखों की उस जोड़ी ने स्नेहपूर्वक उसकी आंखों में देखा। अतीत में उसने निश्चित रूप से उसे ऐसी आंखों से नहीं देखा होगा। इसके विपरीत, जैसे ही उसकी आंखें उसकी आंखों के संपर्क में आती, वह अपनी नजरें फेर लेती। हालांकि इस दुनिया में जिन चीजों ने किसी के दिल को सबसे अधिक उत्तेजित किया, वे थी हमेशा के लिए कुछ खोना, और अचानक जो आपने सोचा था कि वह हमेशा के लिए खो गया था उसे वापस पा लेना। मुझे पता है कि यह तुम हो, उसने धीमी आवाज में कहा। आवाज इतनी धीमी और धीमी थी कि ऐसा लग रहा था कि यह किसी भ्रामक सपने से आ रही है। युनचे के मुंह का कोना टेढ़ा हो गया और वह अपना मुंह खोलकर उन शब्दों को नकारना चाहता था, लेकिन उसकी नजर के संपर्क में आने पर उसे अचानक पता चला कि वह जो कहने जा रहा था वह कहने में असमर्थ था। उसके बाद उसने पाया कि उसने अनजाने में अपनी आंखें भी फेर ली थी। म्यू फिक्स्यू ने न केवल उसे पहचान लिया था, बल्कि वह भी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से आश्वस्त थी। सब बेकार है। आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? इसके अलावा वह जो लुक उसे दे रही थी, सस, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना? आपने मुझे सीनियर ब्रदर युन या कुछ भी क्यों कहा? युनचे ने धीमी और दबी हुई आवाज में पूछा। उसकी झुकी हुई आंखें और उसका स्पष्ट रूप से कमजोर स्वर पहले से ही ऐसी चीजें थी जो व्यावहारिक रूप से उसके शब्दों की पुष्टि करती थी। म्यू फिक्स्यू ने कहा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान मास्टर अक्सर मुझे आपसे संबंधित चीजों के बारे में बताते थे। मास्टर ने कहा कि आपने एक बार संप्रदाय छोड़ दिया था और प्रशिक्षण के लिए डाकिया क्षेत्र नामक एक सितारा क्षेत्र की यात्रा की थी, और उस अवधि के दौरान आपने अपना नाम बदलकर लिंग युन रख लिया था। युनचे की आंखें चौड़ी हो गईं और वह और भी स्तब्ध हो गया और उसने हौंफते हुए कहा, ये सिर्फ इसी वजह से था। जब भी युनचे अपनी यात्राओं पर अपना नाम बदलता था, तो वह हमेशा लिंग युन नाम का उपयोग करता था। ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि उसके मन में हेवनली स्वॉर्ड विला के यंग विला मास्टर लिंग युन के प्रति कोई अनुचित भावनाएं थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह नाम कहने और उपयोग करने में सरल और आसान था, एक ऐसा नाम जो बहुत आम था। ऐसा सिर्फ इसलिए था। म्यू जुवानेन को वास्तव में पूरी तरह से पता था कि उसने क्या किया था जब वह जांच करने के बाद डाकिया क्षेत्र में भाग गया था, इसलिए ये भी बिल्कुल सामान्य था कि वह जानती थी कि उसने नकली नाम लिंग युन का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये नाम एक सामान्य नाम था, वास्तव में यदि आप यादृच्छिक रूप से एक छोटा ग्रह चुनते हैं तो आप इस नाम वाले हजारों लोगों को आसानी से पा सकते हैं। तो केवल इस नाम के आधार पर म्यू फिक्स्यू उसके बारे में कैसे सोच सकती थी? ये तो बस बकवास थी। अगर आपने यह बात किसी भूत को बताई तो वह भूत भी आप पर विश्वास नहीं करेगा।
इस नाम ने मुझे और भी अधिक आश्वस्त कर दिया। म्यू फिक्स्यू की नजर पहले जैसी ही रही। पहले क्षण से ही मैंने तुम्हें देखा। भले ही तुम्हारी शक्ल, आवाज और आभा सब अलग थे, मैंने तुरंत तुम्हारे बारे में सोचा। यू चे, क्योंकि उसने उसकी अनजाने में घूमती आंखों को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आंखें याद हैं और तुम्हारा गंध। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे पूरी तरह से गूंगा हो गया था और वह एक पल के लिए पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। वह वो पोन नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के मामले में एक सफेद चादर की तरह था। वास्तव में वह बिल्कुल स्पष्ट था कि म्यू फिक्स्यू के शब्दों का क्या मतलब है। आंखें, गंध, और वह उस व्यक्ति को पहचानने में भी कामयाब रही जिसने भेष बदला हुआ था, इतनी अच्छी तरह कि उसका भेष लगभग एकदम सही था। एकमात्र संभावना ये थी कि उसका चित्र उसके हृदय के अत्यंत गहरे भाग में उकेरा गया था, वह भाग इतना गहरा कि वह उसकी आत्मा की अंतरतम गहराइयों तक पहुंच गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे बहुत देर तक कुछ भी नहीं कह सका, क्योंकि एक पल के लिए भी वह खुद को इस तरह की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह अपने जीवन में कई असाधारण और उत्कृष्ट महिलाओं के संपर्क में आए थे, इसलिए जब एक पुरुष और महिला के बीच संबंधों की बात आई तो उनका अनुभव अतुलनीय रूप से समृद्ध था। इसलिए वह आसानी से भांप लेता था कि कब कोई लड़की उसमें रुचि लेती है। हालांकि जब म्यू फिक्स्यू की बात आई, वह एकमात्र बार उसके साथ उचित संपर्क में तब आया था जब म्यू जुवानिन ने उस पर घात लगाकर हमला किया था और उसे लगभग धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। अपने आप को जबरदस्ती रोकने के लिए उसने खुद को घायल करने में भी संकोच नहीं किया। उसके बाद उसने सचमुच मुश्किल से ही उसे देखा था। जब भी उसने उसे उन दुर्लभ अवसरों पर देखा था तो उसे म्यू फिक्स्यू के शरीर से केवल शीतलता और अस्वीकृति का एहसास हुआ था। इसने म्यू फिक्स्यू के स्वभाव और उसके साथ जो कुछ किया था, उसके साथ मिलकर उसे यह विश्वास हो गया कि वह बिल्कुल वही व्यक्ति था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी इस ब्रह्मांड में। हालांकि अभी जैसे ही उसने उसकी स्थिर निगाहों का सामना किया, जैसे ही उसने उसे ये शब्द कहते हुए सुना, मुझे तुम्हारी आंखें और तुम्हारी गंध याद है, यू चे पूरी तरह से अवाक रह गया था। बस क्या चल रहा था? वास्तव में ऐसा कब हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने का कोई कारण नहीं था, यह असंभव था। क्या आप अब भी मेरी बात से इनकार करना चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको गलत व्यक्ति मिल गया है? आखिरकार घटनाओं के इस मोड़ से यून चे को असंगत बना दिया गया था। उन्होंने कहा, हृदय की कुछ हलचलें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में केवल एक बार होती हैं और केवल एक ही व्यक्ति के लिए होती हैं। वह उसे देखती रही और वह अपनी नजरें हटाने को तैयार नहीं थी और उसने कहा, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं गलत हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू फिक्स्यू ने जो शब्द कहे वे उन शब्दों से बेहद मिलते जुलते थे जो हुओपोन ने अभी अभी उससे कहे थे। ओह, ये सही है, हुओपोन। यू चे के सिर में दर्द होने लगा। पुराने समय में जब वह म्यू जुआनिन का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया था, दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय में उसकी स्थिति तुरंत उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी। वह ये भी जानता था कि संप्रदाय में कई वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनें हैं जो उसकी प्रशंसा करती हैं। हालांकि उसे इस बात पर अतुलनीय विश्वास था कि भले ही संप्रदाय की हर महिला उसे पसंद करती हो, लेकिन निश्चित रूप से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उसे देखो, और वह व्यक्ति म्यू फिक्स्यू था। लेकिन आज इसी क्षण अपने उस लंबे अचंभे के बीच उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वह अभी भी महिलाओं को नहीं समझता है। एक गहरी सांस लेने के बाद यून चे ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को मुक्त किया और तेजी से उनका उपयोग क्षेत्र में सफाई करने के लिए किया। जब उन्होंने पुष्टि की कि उनके आसपास कोई नहीं है तो उनकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैं यू चे हूँ। एक जीवित और सांस लेता हुआ यून चे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिखरने से पहले उसके हाथ में एक बर्फीली रोशनी चमकी, जिससे उसी क्षण आइस फीनिक्स आभा उत्पन्न हो गई।
उसके बाद उसने अपनी हथेली उठाए और लापरवाही से उसे अपने चेहरे पर पोंछ लिया, जिससे उसकी असली शक्ल सामने आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू फिक्स्यू के मोती होंठ कांपने लगे और उसकी बर्फीली आंखें कांपने लगी जब उसने उसके चेहरे को देखा जो उससे महज 1 इंच की दूरी पर था। जो निगाह उसके चेहरे पर टिकी थी वह अचानक हड़बड़ाहट में दूर चली गई और उसकी आभा स्पष्ट रूप से अव्यवस्थित हो गई थी। N012 साथ उसके हाथों की एक और लहर, उसका चेहरा कुछ ही सांसों के भीतर वापस लिंग यून के चेहरे में बदल गया और उसका दिल गुस्से से भर गया। उसका सही भेष, वह वास्तव में एक महिला के सामने इतना कमजोर और कमजोर कैसे हो सकता है। आंखें, गंध, आखिर वह उन्हें कैसे छिपा सकता था। जब उसकी आंखें घबराहट में उसके चेहरे से दूर हो गईं, तो म्यू फिक्स्यू अचानक घूम गई और उसकी छाती ऊपर उठी। काफी लंबे समय के बाद ही वह अपनी आभा को नियंत्रित करने में कामयाब रही और वह कोमल और ठंडी आवाज में बोली, अगर मास्टर को पता चला कि आप अभी भी जीवित हैं, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। युन चे ने कहा, किसी को यह मत बताना कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मुझे पता है। म्यू फिक्स्यू ने यह नहीं पूछा था कि वह अभी भी जीवित क्यों है, उसने ये भी नहीं पूछा था कि वह पिछले कुछ वर्षों से कहाँ था और न ही उसने ये पूछा था कि वह क्यों लौटा है। मेरे साथ संप्रदाय में लौटे, मैं करूंगा तुम्हें मास्टर के पास ले आऊं। ठीक है। यू चे ने अपना सिर हिलाया। इल्यूसरी स्मोक सिटी पर हमला करने वाले भयंकर जानवर के उत्पात को शांत कर दिया गया था और यहाँ तक कि सबसे बड़ी और सबसे गहरी छिपी हुई आपदा जो इसे खतरे में डाल सकती थी, उसे भी खत्म कर दिया गया था। भले ही इसके बाद किसी जानवर ने शहर पर हमला किया हो, इल्यूसरी स्मोक सिटी को अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। म्यू फिक्स्यू की चोटें फिलहाल उनके लिए बाधा नहीं बनी और एक बार जब डिवाइन आइस फीनिक्स के शिष्यों ने इल्यूसरी स्मोक सिटी के गवर्नर का स्वागत किया, तो वे अपने गहन संदूक पर सवार हो गए और संप्रदाय में लौट आए। यू चे स्नो सॉन्ग रियलिम्किन की यात्रा के नाम पर उनके साथ गया। बर्फ का जहाज बर्फ के फीनिक्स क्षेत्र की ओर उड़ते समय हवाओं को चीरता हुआ चला गया, जहां संप्रदाय स्थित था। जैसे ही वह बर्फ के जहाज के बिल्कुल सामने खड़ा था, युन चे ने असीम रूप से पीले सफेद दुनिया को देखा, जिससे उसका दिल तेजी से हिल गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह अंततः संप्रदाय में लौट रहा था। वह अंततः मास्टर और पैलेस मास्टर बिनगयुन को फिर से देखेगा। वह नहीं जानता था कि जब वे उसे दोबारा देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पिछले कुछ वर्षों में जब वह मृत हो गया था, तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत चिंता हुई थी। हमने यंग सेक्ट मास्टर हुओ को क्यों नहीं देखा? यू चे ने पूछा। जब वे इल्यूसरी स्मोक सिटी से बाहर निकले, तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने हुओ पोन को नहीं देखा। म्यू हन्यान ने कहा, ओह, मैं उसके बारे में लगभग भूल गया था। ऐसा लगता है मानो युवा संप्रदाय के मास्टर हुओ को अंतिम क्षण में अपने संप्रदाय से ध्वनि प्रसारण प्राप्त हुआ, इसलिए वह जल्दी में चले गए। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सीनियर लिंग और सीनियर सिस्टर फिक्स्यू को अपना अभिवादन भेजूं। आह, तो यही हुआ, यू चे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। किसी तरह उसे लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सीनियर लिंग, म्यू हन्यान ने झिझकते हुए कहा, आपको ये सुनना चाहिए था कि सेक्ट मास्टर का व्यक्तित्व ठंडा और उदासीन है और वह आमतौर पर परेशान नहीं होना चाहती। भले ही सीनियर सिस्टर फिक्स्यू की जान बचाने के लिए हम आपके बहुत बड़े ऋणी हैं, और भले ही सीनियर सिस्टर फिक्स्यू व्यक्तिगत रूप से आपको सेक्ट मास्टर से मिलने ला रही है, ये बेहतर होगा अगर सीनियर को बहुत अधिक उम्मीदें नहीं है। मैं समझता हूँ, यू चे ने लापरवाह और आराम से कहा। अगर मैं उसे देख सकूं, तो ये स्वाभाविक रूप से मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होना है, तो यही होना भी चाहिए। बल्कि ऐसा लगता है मानो मेरा अचानक इरादा बहुत ज्यादा अचानक हो गया हो। म्यू हन्यान ने जल्दी से सिर झुकाया, लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद वह थोड़ा और शांत हो गया। म्यू फिक्स्यू आगे बढ़ी और बर्फ के जहाज के शीर्ष पर युनचे के पास खड़ी हो गई। उसने उसके साथ दूर तक देखा, लेकिन दोनों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा भी नहीं और एक दूसरे से बात भी नहीं की।
इन दो लोगों की चुप्पी के कारण दुनिया असाधारण रूप से शांत हो गई। मु हानयान, जो वहां खड़ा था, को अचानक लगा जैसे उसकी उपस्थिति अनावश्यक थी। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ न बोलने का फैसला किया, इसके बजाय वह चुपचाप चला गया। ओह, चूंकि आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, यूं आखिरकार चे खुद को पूछने से नहीं रोक सका, आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मैं अभी भी जीवित क्यों हूँ? म्यू फिक्स्यू ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। हुओपोन, वह यूं चे एक पल के लिए रुका और आगे बोला, आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि वह आपको पसंद करता है। म्यू हन्यान और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि यह बहुत समय पहले ही एक रहस्य बनना बंद हो गया था। दरअसल अब जब हुओपोन एक दिव्य गुरु बन गया था, तो किसी भी महिला का सामना करते समय उसे खुद पर पूरा भरोसा था। साथ ही वह असाधारण रूप से सक्रिय भी थे। 1 वर्ष की इस अवधि में ये बहुत स्पष्ट था कि वह स्नो सॉन्ग क्षेत्र में कई बार आया था, सिर्फ म्यू फिक्स्यू की खातिर। इसका मुझसे क्या लेना देना है? उसने भावशून्यता से उत्तर दिया। यू चे ने बेशर्मी से पूछने से पहले चुपचाप बगल की ओर देखा, आप मुझे मेरी आंखों और मेरी गंध से पहचान सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ही मर चुका था। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे गुप्त रूप से प्यार करते हो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह ... और इसका आपसे क्या लेना देना है? उसका उत्तर हमेशा की तरह ठंडा रहा और ऐसा लगा मानो वह उसी रास्ते पर लौट आई हो जैसे वह वर्षों पहले थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे कुछ समय के लिए अवाक रह गया। हुओपोन को म्यू फिक्स्यू पसंद थी और उसने पूरे 3000 वर्षों तक उसे पसंद करना बंद नहीं किया था। लेकिन म्यू फिक्स्यू ने स्पष्ट रूप से। यू चे ने अपना सिर खुजलाने के लिए हाथ बढ़ाया। आह, उसके मस्तिष्क में चोट लगी। उसके मस्तिष्क में चोट लगी। उसकी अचेतन हरकत के कारण म्यू फिक्स्यू की आंखों की बर्फीली रोशनी थोड़ी धुंधली हो गई, इससे पहले कि वह अचानक ठंडी आवाज में बोली, वह जो करता है वह उसका अपना व्यवसाय है। मैं जो करता हूँ वह मेरा अपना व्यवसाय है। इन सब का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना भाषण खत्म करने के बाद वह ठंडे स्वर में पलटी और चुपचाप चली गई। यू चे ने पीछे मुड़कर उसे पीछे हटते हुए देखा और गहरी सांस छोड़ी। ये बहुत अच्छा होगा अगर यह वास्तव में इतना आसान होता। यह अजीब से भी अजीब था। आखिर वह मुझे कैसे पसंद करने लगी? अब तक यून चे अभी भी समझ नहीं पाया था कि म्यू फिक्स्यू के मन में उसके लिए भावनाएं क्यों आने लगेंगी। वह वास्तव में एक भी संकेत या कारण के बारे में नहीं सोच सका जो इसे समझा सके। जैसे ही बर्फ का जहाज उड़ गया, यून चे ने अपनी दिव्य भावना जारी की और अंततः उसे आइस फीनिक्स क्षेत्र की आभा का एहसास हुआ। इससे उसका दिल और भी अधिक धड़कने लगा क्योंकि म्यू जुआनिन का चेहरा और आकृति उसके दिमाग में और अधिक स्पष्ट हो गई। 4 साल पहले ही हो चुके थे। मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी उसकी दुनिया में मौजूद हूँ या नहीं, या उसने मुझे अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दिया है। बर्फ का जहाज तेजी से नीचे उतरने से पहले आइस फीनिक्स क्षेत्र से होकर गुजरा और दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय, जिसे वह याद करता था, उसकी दृष्टि में तेजी से और करीब आता गया। जब वह अपनी दुनिया में था, म्यू फिक्स्यू उसके पास आया और कहा, हम सीधे पवित्र हॉल में जाएंगे। उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी रही, लेकिन म्यू फिक्स्यू ने पहले ही उतरना शुरू कर दिया था। यू चे ने अपनी भावनाओं को शांत किया और उसके पीछे पीछे चला। म्यू जुआनिन के अलावा केवल अन्य लोग जो संप्रदाय के पवित्र हॉल के आसपास के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे, वे म्यू बिंगयुन और म्यू फिक्स्यू थे। इसलिए म्यू फिक्स्यू द्वारा लाया जाना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। जैसे ही उन्होंने म्यू फिक्स्यू को लिंग यून के साथ प्रस्थान करते देखा, सभी एकत्रित आइस फीनिक्स शिष्यों को यह अजीब लगा, लेकिन किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल, जहां उड़ती बर्फ इंद्रधनुष जैसी दिखती थी। उसके कदम एक बार फिर इस पवित्र क्षेत्र में पड़ने के बाद, जो अनादिकाल से बर्फ से दबे हुए थे, यू चे के कदम अनजाने में बहुत हल्के हो गए थे। किसी समय वह म्यू फिक्स्यू के पीछे पीछे चलने से लेकर उसके साथ साथ चलने लगा था।
उन्होंने अपने चेहरे पर छिपे छद्मवेश से छुटकारा पा लिया और ठंडी ऊर्जा जो कि आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन के लिए अद्वितीय थी, उनकी आभा में प्रकट हुई। सेक्रेड हॉल के सामने म्यू फिक्स्यू ने घुटने टेके और कहा, फिक्सू मास्टर का स्वागत करता है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एक अत्यंत पवित्र हॉल से बर्फीली आवाज आई, उसे यहाँ अकेले अंदर जाने दो। अध्याय 1415 जुवानयिन का हिंसक रोष। युनचे और म्यू फिक्स्यू दोनों एक ही समय में स्तब्ध रह गए। म्यू फिक्स्यू ने युनचे पर एक नजर डाली और उत्तर दिया, हाँ मास्टर। वरिष्ठ भाई यून, कृपया, म्यू फिक्स्यू ने कहा और वह उठी और कुछ कदम पीछे हट गई। युनचे कुछ देर तक वहीं चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। उसके बाद अंततः उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और वह पवित्र हॉल में चला गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू फिक्स्यू मुड़ा और चुपचाप चला गया। सेक्रेड हॉल के भीतर की बेहद ठंडी और शुद्ध आभा एक ही समय में दूर और परिचित दोनों लग रही थी। पवित्र हॉल में कदम रखते ही युनचे ने सबसे पहले मू जुआनिन की आकृति देखी। भले ही उसने केवल उसकी पीठ देखी थी, ऐसा लग रहा था कि यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे ठंडी और सबसे भव्य बर्फ से बनी है। उसकी पीठ का आकार इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि युनचे, जो इस ब्रह्मांड में उसके सबसे करीब था, फिर भी उसे सीधे घूरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। म्यू जुवानयिन ने उसके पवित्र हॉल में प्रवेश करने या उसके पास आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युनचे घुटनों के बल बैठते हुए रुका और बोला, ये शिष्य युनचे मास्टर का स्वागत करता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही युनचे ने पवित्र हॉल के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने अपने सभी भेषों से छुटकारा पा लिया था। वास्तव में उसने जानबूझकर अपनी आभा भी जारी कर दी। उसे यकीन था कि मू जुआनिन को उसकी वापसी के बारे में उसी क्षण से पता चल गया था जब उसने इस स्थान पर कदम रखा था। मालिक। म्यू जुआनिन धीरे से घूमा और एक चेहरा जो बर्फ की जैद से बना हुआ लग रहा था, एक चेहरा इतना सुंदर कि यह एक दिव्य कल्पना जैसा लग रहा था, युनचे की दृष्टि में दिखाई दिया, तुम्हारा स्वामी कौन है? युनचे उन शब्दों से स्तब्ध रह गया और उसे लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। उनके शरीर में आत्मा का क्रिस्टल था जिसे म्यू जुआनिन ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्यारोपित किया था, इसलिए म्यू जुआनिन उनकी मृत्यु के बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उनकी मृत्यु के संबंध में अन्य सभी ने केवल सुना ही होगा, ये केवल वही थी जिसने स्पष्ट रूप से देखा था कि उसकी मृत्यु से पहले क्या हुआ था और वास्तव में उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। परिणामस्वरूप युनचे के हिसाब से उसे वह व्यक्ति होना चाहिए था जो सबसे अधिक निश्चित थी कि वह मर चुका था, और परिणामस्वरूप उसे वह व्यक्ति भी होना चाहिए था जो उसके अचानक पुनरुत्थान और वापसी पर सबसे अधिक सदमे में होगी। उसने सोचा था कि मू जुआनिन को उसे देखकर कितनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन उसके सामने म्यू जुआनिन को कोई झटका नहीं लगा, वह उत्तेजित नहीं हुई, वह अविश्वास भी नहीं कर रही थी। उसकी आंखें और उसका बर्फीला चेहरा केवल एक बर्फीली और हृदयहीन शक्ति को दर्शाता था, और उसके होठों से निकला हर शब्द हड्डी को छेदता था और दिल को ठंडा कर देता था। मास्टर, मैं। चुप रहो। जैसे ही युनचे ने कहा, एक बर्फीली फटकार ने उन शब्दों को पूरी तरह से बंद कर दिया जो वह कहने ही वाला था। इस समय उसकी ठंडी और हृदयहीन आंखें क्रोध से भरी हुई थी जो सभी जीवित प्राणियों को भयभीत कर देंगी। अभी मेरा प्रत्यक्ष शिष्य फिक्स्यू है। जहां तक आपकी बात है, मैंने अपने पूरे जीवन में जो सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया, वह था आप जैसा मूर्ख शिष्य पाना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे की आंखें चौड़ी हो गईं, वह पूरी तरह से अवाक रह गया। 3 साल पहले स्टार गॉड दायरे में एक व्यक्ति ने कई स्टार गार्डों की हत्या कर दी थी और वह एक स्टार गॉड एल्डर को भी मारने में कामयाब रहा था। ये वास्तव में एक विस्मयकारी कार्य था। मू जुआनिन की आवाज और भी ठंडी हो गई क्योंकि मुंह से निकला हर शब्द युनचे के दिल को छू गया। स्वर्गीय वध स्टार भगवान की खातिर, भले ही आप अच्छी तरह से जानते थे कि आप निश्चित रूप से मर जाएंगे, भले ही आप अच्छी तरह से जानते थे कि आप उसे बचा भी नहीं सकते,
फिर भी आपने स्टार गॉड दायरे तक पहुंचने के लिए एक बड़ी दूरी तय की और आपने उस शक्ति का उपयोग किया जिसके बदले में आपने अपना जीवन बदला ताकि वे सभी लोग आपके साथ मर सके। कितना विस्मयकारी और प्रभावशाली, कितना मार्मिक। अरे, आप खुशी से और भयानक तरीके से मर गए। आप मर गए। मृत्यु जो गहरी भावनाओं से उत्पन्न हुई थी, आपने अपने स्वर्गीय वत्स स्टार भगवान द्वारा सही किया। हालांकि क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने ये सुनिश्चित करने के लिए कीमत चुकाई है कि आप जीवित रहे? इन लोगों ने आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कितना खून और प्रयास किया। उन्होंने आपको ड्रैगन गॉड क्षेत्र में शरण लेने का अवसर देने के लिए बड़े जोखिम उठाए और लगभग पूरे स्टार क्षेत्र के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया। फिर भी आप ये जानते हुए भी कि आप मरने वाले हैं, अपनी मृत्यु की ओर भागना चाहते थे। क्या आपने उनके साथ सही किया? क्या आपने अपने आप से सही किया है? क्या आपने अपनी पत्नियों और परिवार के सदस्यों के साथ सही किया है जो निचले दायरे में आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे? स्वर्गीय वत्स सितारा भगवान के अलावा आपने कभी और किसके साथ काम किया है? म्यू जुआनयिन बोलते बोलते और अधिक क्रोधित हो गई, और जब तक उसने बोलना समाप्त किया, उसकी छाती पहले से ही जोर जोर से फूल रही थी। उसके ठंडे प्रकोप के कारण पवित्र हॉल के बाहर उड़ती बर्फ ने भी फड़फड़ाना बंद कर दिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे के होंठ कांपने लगे। बहुत समय बीत गया इससे पहले कि वह बोलने की कोशिश कर पाता और उसने बड़ी मुश्किल से ऐसा किया। मास्टर, मैं आपको मुझे मास्टर कहने की अनुमति नहीं है। म्यू जुआनयिन ने एक बार फिर अपने होठों को बंद कर लिया और चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में लिया, तुम्हें अपनी इच्छानुसार स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील का उपयोग करने की अनुमति दी, तुम्हें पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छे संसाधन प्रदान किए, आपको दैवीय क्लेश क्षेत्र में चढ़ने में शीघ्र मदद करने के लिए मैंने संप्रदाय से संबंधित सभी चीजों को अलग रख दिया और व्यक्तिगत रूप से आपको खेती करने में मदद की, रात और दिन में आपका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इस तरह आप मुझे बदला देंगे, इस तरह आप स्नो सॉन्ग दायरे का भुगतान करेंगे। म्यू जुआनयिन, मेरे पास तुम्हारे जैसा मूर्ख शिष्य नहीं है। वह एक बार फिर घूमी, उसकी विशाल छाती हवा में सुंदर और दिल को छू लेने वाली आकृतियां बना रही थी और उसकी छाती तेजी से ऊपर उठ रही थी। यह पहली बार था जब युन चे ने म्यू जुआनयिन को इतना गुस्से में देखा था। भले ही उन दिनों में, जब उसने एक बड़ी गलती करके भाग जाने के बाद उसे पकड़ लिया था, तब भी वह इतनी गुस्से में नहीं थी। मास्टर टेर, युन चे ने अपना सिर झुकाया और धीरे से बोला, इस शिष्य का आपके ऊपर जो कर्ज है वह पहाड़ जितना भारी है और आप ही हैं जिसने इस शिष्य के साथ दुनिया में सबसे अच्छा व्यवहार किया है। फिर भी इस शिष्य ने आपको बार बार निराश किया है। ये शिष्य जानता है कि उसका कोई चेहरा नहीं है। पर्याप्त। म्यू जुआनयिन ने ठंडी दहाड़ लगाई, उसकी पीठ अभी भी उसकी ओर थी। तुम वापस क्यों आए? तुम्हें वापस आने के लिए किसने कहा? उन शब्दों ने यूचे को कई सांसों तक पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसने उससे यह नहीं पूछा था कि वह अभी भी जीवित क्यों है, बल्कि उसने उससे पूछा था, तुम वापस क्यों आए? यह ऐसा था जैसे उसे बहुत समय पहले ही पता चल गया था कि वह अभी भी जीवित है। मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पहले से जानते थे? मैंने तुमसे वापस लौटने का कारण पूछा, मुझे उचित उत्तर दो। म्यू जुआनयिन उसे कोई सवाल पूछने का मौका भी नहीं दे रहा था। उसे दोबारा देखकर जो सुखद आश्चर्य हुआ था वह अब उसकी शीतलता और क्रोध के कारण भय और घबराहट में बदल गया था। वह थोड़ी देर के लिए झिझका और फिर ईमानदारी से कहा, लाल रंग की आपदा के कारण। लाल रंग की आपदा? स्पष्ट रूप से बोलो। यू चे के जवाब के कारण म्यू जुआनयिन की बर्फीली भौहें सिकुड़ गईं। यू चे के पास म्यू जुआनयिन से कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने ईमानदारी से उसे सब कुछ बताया। एक आइस फीनिक्स देवता स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के तल पर छिपा हुआ है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मास्टर को निश्चित रूप से लंबे समय से पता है। पहले म्यू जुआनयिन, ये शिष्या उससे पहले ही 2 बार मिल चुकी है, इसलिए वह शिष्या के अतीत और मेरे पास मौजूद शक्तियों के बारे में जानती है। उसने बहुत पहले ही प्राइमल कैस की दीवार में उस लाल रंग की दरार के अस्तित्व को महसूस कर लिया था।
वह इसके अस्तित्व के कारण और इसके पीछे छिपी विपत्ति से भी परिचित थी। वास्तव में उन्होंने इस शिष्य पर बहुत जोर दिया कि मेरे पास जो शक्तियां हैं वही एकमात्र आशा बची हैं जो इसे रोक सकती हैं विपत्ति। उसने ये भी कहा कि जिस क्षण इस शिष्य को दुष्ट देवता की दिव्य शक्तियां विरासत में मिली, मुझे भी इस आपदा को होने से रोकने का कर्तव्य निभाना पड़ा। मु जुआनिन, इस शिष्य द्वारा कहा गया हर एक शब्द सत्य है। यू चे को पता था कि जो शब्द उसने अभी कहे थे वे बहुत अपमानजनक थे और तथाकथित आशा और कर्तव्य उससे भी अधिक अस्पष्ट और भ्रामक थे। चाहे जिसने भी इसे सुना हो, उन्हें इस पर विश्वास नहीं होगा और उन्हें यहाँ तक लगेगा कि ये शब्द हास्यास्पद और बेतुके हैं। ये शिष्य पिछले कुछ वर्षों से निचले लोकों में है। चूंकि जिस नीले ध्रुव तारे पर उस शिष्य का जन्म हुआ था वह प्राइमल कैस के पूर्वी भाग के निकट और क्रिम्सन दरार के करीब है, पिछले कुछ वर्षों में आपदाएं अधिक से अधिक बार घटित होने लगी और वे और अधिक गंभीर होती जा रही थी भी। ये धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंच रहा था जहां कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसी तरह की आपदाएं निश्चित रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र में भी हो रही हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हर गुजरते दिन के साथ और अधिक गंभीर होती जाएगी। इस प्रकार इस शिष्य ने ईश्वर क्षेत्र में लौटने का फैसला किया और आइस फीनिक्स देवता को देखने के लिए एक बार फिर स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। शायद वह इस शिष्य को ये बता सकेंगी कि इस विपत्ति से कैसे निपटा जाए। एक संक्षिप्त और भारी चुप्पी के बाद म्यू जुआनिन अंततः फिर से उसका सामना करने के लिए पीछे मुड़ा। जब उसने कहा, यही तुम्हारे लौटने का कारण था। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह शिष्य हमेशा गुरु को याद करता है। युन चे ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन उसकी बहुत ठंडी नजर के संपर्क में आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनिन की बर्फीली आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उसका स्वर कई डिग्री नर्म हो गया। इसका मतलब है कि आप अभी भी मुझे अपने स्वामी के रूप में देखते हैं। हाँ। युन चे ने तुरंत बहुत जोर से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसा ही देखूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया और उसकी आवाज अचानक एक बार फिर ठंडी हो गई। यदि तुम सच में मुझे अपने स्वामी के रूप में देखते हो तो अभी तुरंत खो जाओ और अपने निचले दायरे में लौट जाओ। आपको फिर कभी ईश्वर के दायरे में आधा कदम भी नहीं रखना है। यू चे ने अपना सिर उठाया, मास्टर, मैं लाल आपदा को रोकना आपका कर्तव्य। म्यू जुआनिन ने बेरुखी से कहा, क्या आपको भी यह हास्यास्पद नहीं लगता? आदिम अराजकता की दीवार में दरार वास्तव में एक अज्ञात आपदा को छिपाती है। जिस क्षण ये फूटेगा, बहुत संभावना है कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र को भारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। इस विपत्ति को घटित होने से रोकना पूर्वी दिव्य क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का कर्तव्य है। वास्तव में ये ईश्वर क्षेत्र में हर किसी का कर्तव्य है। आदिम अराजकता में सभी जीवित प्राणियों का कर्तव्य है। ये कब आपका अकेले का कर्तव्य बन गया? आपके अनुभव, स्थिति और क्षमताओं को देखते हुए क्या आप ऐसा मिशन शुरू करने के योग्य भी हैं? यू चे के होंठ अलग हो गए लेकिन वह उन शब्दों का जवाब देने में असमर्थ था। मुझे आपको एक बात बताने में कोई आपत्ति नहीं है, मु जुआनिन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। इस आपदा से निपटने के लिए शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र ने पहले से ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी राजा क्षेत्रों और ऊपरी सितारा क्षेत्रों की ताकत इकट्ठा कर ली है और उन्होंने एक भव्य आयामी संरचना का निर्माण किया है जो प्राइमल कैस के लगभग आधे हिस्से तक पहुंच सकता है। ये गठन किसी को भी अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र के माध्यम से प्राइमल कैस के सबसे पूर्वी भाग की यात्रा करने की अनुमति देगा और यह अभी 10 दिन पहले ही पूरा हुआ था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे पूरी तरह से स्तब्ध था। एक भव्य आयामी संरचना जो प्रारंभिक अराजकता के लगभग आधे हिस्से तक पहुंच सकती थी। क्या ऐसी कोई चीज सचमुच अस्तित्व में हो सकती है? इसके अलावा अनंत स्वर्ग महासभा 1 महीने से थोड़ा कम समय में शुरू होगी। इस अनंत स्वर्ग महासभा का आयोजन क्रिम्सन आपदा से निपटने के लिए किया गया था और केवल वही गो इस सभा में भाग लेने के लिए योग्य है। म्यू जुआनिन एक पल के लिए रुका। दिव्य मास्टर्स,
यूचे, इस आपदा के पैमाने को देखते हुए भले ही कोई दैवीय संप्रभु हो, उसके पास अभी भी किसी भी तरह, आकार या रूप में इससे निपटने की योग्यता नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हैं? आपने अभी जो शब्द कहे वे तो बस एक बड़ा मजाक था। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जो लाल आपदा से निपटेंगे, और यह केवल पूर्वी दिव्य क्षेत्र के दिव्य गुरुओं तक ही सीमित नहीं है। अन्य दिव्य क्षेत्रों की शक्तियां भी इसमें भाग लेंगी, इसलिए यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आपको चिंता करनी होगी। इससे पहले कि किसी और को पता चले कि आप अभी भी जीवित हैं, जल्दी करें और निचले लोकों में वापस चले जाएं। म्यू जुवानयिन की आवाज ठंडी और दृढ़ थी, इसने तर्क के लिए कोई आधार नहीं छोड़ा। लेकिन आइस फीनिक्स देवता ने मुझे स्वयं बताया। इसके अतिरिक्त म्यू जुवानयिन की बर्फीली भौहें सिकुड़ गईं जब उसने कहा, तो क्या आप उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं या आप मेरी बातें सुनने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे अपनी जगह पर जम गया, जवाब देने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया। म्यू जुवानयिन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत एक बर्फीला नीला अवरोधक बनाया गया, जिसने यूचे को अपने भीतर सील कर दिया। यह अवरोध सभी प्रकाश, ध्वनि और आभा को सील कर सकता था। इसके अलावा उसने व्यक्तिगत रूप से यह अवरोध बनाया था ताकि 10,000 यूनचेस भी इससे बच निकलने के बारे में भूल सके। चूंकि तुमने लौटने का साहस किया, तो इसका मतलब है कि तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है। मैं आपको तत्काल निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बैरियर के अंदर म्यू जुवानयिन की आवाज गूंजी, मैं तुम्हें 24 घंटे दूंगा, बेहतर होगा कि मैंने जो कहा, उस पर गंभीरता से विचार करो। ईश्वर लोक में रहते हुए खोजे जाने के परिणामों के बारे में सोचें और निचले लोकों में मौजूद पत्नियों, परिवार और बेटी के बारे में सोचें। 24 घंटों के बाद, या तो आप आज्ञाकारी रूप से निचले लोकों में वापस चले जाएं, फिर कभी वापस ना आए, या मैं आपके पैर तोड़ दूंगा और खुद आपको वापस वहीं फेंक दूंगा। उसकी आवाज फीकी पड़ गई, और उसके बाद यूचे कोई अन्य आवाज नहीं सुन सका। वह केवल उस बर्फीली नीली दुनिया में पूरी तरह स्तब्ध होकर खड़ा रह सकता था। मास्टर को क्यों पता है कि मेरी एक बेटी है? क्या ये हो सकता है कि बैरियर के बाहर म्यू जुवानयिन के चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई, लेकिन उसकी छाती पहले की तुलना में और भी अधिक तीव्रता से हिलने लगी और आखिरकार उसे शांत होने में काफी समय लग गया। म्यू बिंगयुन धीरे धीरे म्यू जुवानयिन के पीछे से बाहर निकला। म्यू जुवानयिन की शक्ल देखकर उसने उदास होकर कहा, बड़ी बहन, आप उसे इस तरह मूर्खतापूर्ण तरीके से डराने जा रही हैं। मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में उसे पर्याप्त डांटा नहीं है। म्यू जुवानयिन ने एक ठंडी खर्राटे भरी, उसका गुस्सा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मुझे पता है कि बिग सिस्टर हमेशा इस बात से नाराज रही है कि वह स्वर्गीय वध स्टार भगवान को बचाने के लिए स्टार गॉड दायरे में गए, ये जानते हुए भी कि 10 जिंदगियां भी पर्याप्त नहीं होंगी। आप क्रोधित थे कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन म्यू बिंगयुन ने धीरे से कहा, तब क्या उसने भी बिग सिस्टर के लिए ऐसा ही नहीं किया था? म्यू जुवानयिन, ज्वाला देव क्षेत्र के प्राचीन देव दफन नरक में, जब बड़ी बहन ने प्राचीन सींग वाले अजगर का सामना किया, तो आपके घाव बेहद गंभीर थे और आपने लगभग सभी को थका दिया था। यहाँ तक कि आप सींग वाले अजगर के जहर से भी प्रभावित हुए थे, इसलिए आप निश्चित रूप से मरने वाले थे। फ्लेम गॉड क्षेत्र के 3 संप्रदाय के स्वामी और दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग, उनमें से किसी ने भी जाकर आपको बचाने की हिम्मत नहीं की। केवल उसने ही ऐसा किया। उसके पास केवल दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र की शक्ति थी, वह एक अतुलनीय रूप से दयनीय और नीच अस्तित्व था। फिर भी आपकी खातिर, वह प्राचीन सींग वाले अजगर की ओर दौड़ा, जिसके पास जाने की हिम्मत पूरे फ्लेम गॉड दायरे में किसी ने नहीं की। उसके लिए, वह भी कुछ ऐसा था कि अगर उसके पास 10 जीवन होते तो भी वह जीवित नहीं बचता। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप उस समय उस पर क्रोधित थे क्योंकि आपको उसके प्रति अपनी पवित्रता खोने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन बाद में ही मुझे एहसास हुआ कि आपने न केवल उसके प्रति अपनी पवित्रता खो दी है, बल्कि आपने उसके प्रति अपना दिल भी खो दिया है।
मू बिंग्युन ने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा, उसके नर्म और कोमल शब्द उसके दिल को झकझोर रहे थे। और आत्मा, क्या वह चीज जिसने आपका दिल चुरा लिया, वह चीज जिसने स्वर्गीय वध सितारा भगवान को दुष्ट शिशु बनने के लिए तैयार किया, वही उसकी मूर्खता नहीं थी? और कुछ मत कहो, मुजुआनिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।